आर्टिकल 1 बात करेगा यूनियन, दैट इज भारत, और यहाँ पे जो है बात करेंगे स्टेट्स के बारे में, हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और हम यहाँ पे बात करेंगे एक्वायर्ड टेरिटरीज के बारे में। जब हम बात करेंगे आर्टिकल 2 के बारे में तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट। आर्टिकल 3 के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा इंटरनल रीएडजस्टमेंट, और हमें ये भी समझ में आ गया है कि इसके अंदर जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो किसको भेजेगा, स्टेट लेजिस्लेचर को भेजेगा, बट ये जो प्रोविजंस हैं ये हमें बाइंडिंग जो है ये नहीं होगा। आर्टिकल 4 के अंदर जो है हमें ये समझ में आएगा, अब ये देखो ध्यान से कि आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के तहत अगर कुछ भी चीजें होंगी दैट विल नॉट कम अंडर द आर्टिकल 368, रादर हम इसको कर सकते हैं किसके थ्रू, हम इसको कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। तो हमारा ये शॉर्टकट है, आप इसको ये शॉर्टकट बोल सकते हो। दूसरा जब हम बात करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में तो ये बात करेगा सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करेंगे आर्टिकल 6 के बारे में तो ये बात करेगा पाकिस्तान से इंडिया। जब हम बात करेंगे आर्टिकल 7 से तो ये बात करेगा इंडिया टू पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया। फिर हम यहां पे बात करेंगे आर्टिकल 8 के बारे में, तो आर्टिकल 8 बात करेगा पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। 9 बात करेगा टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। 10 बात करेगा कि भाई हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारा जो सिटीजनशिप है इट इज नॉट लाइक क्लब मेंबरशिप। 11 जो है ये बात करेगा कि हमने पार्लियामेंट को पावर दी है कि इन द मैटर रिलेटेड टू द सिटीजन इट हैज द पावर टू मेक लॉज, या कोई भी जो गाइडलाइंस है वो लेकर आ सकते हैं। तो जो है वो बात करेगा आपके स्टेट को लेकर कि स्टेट को डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोइंग बाय द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें ये समझ में आ गया कि राइट्स हमें कौन देगा, स्टेट देगा। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे 13 के बारे में, 13 लॉ के बारे में बात करेगा। 13(1) बात करेगा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, 13(2) बात करेगा पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, 13(3) बात करेगा लॉज के बारे में, और 13(4) बात करेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इट इज नॉट पार्ट ऑफ लॉ। क्लियर हो गया। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे 14 के बारे में। 14 हमें दो चीजें बताएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड यहाँ पे बात करेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें यहाँ पे बात करेगा इक्वालिटी के बारे में, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा किसके बारे में, इक्विटी के बारे में जो है देखने को मिलेगा। जब हम बात करेंगे 15 के बारे में तो ये बात करेगा कि भाई देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। उसके बाद जब हम बात करेंगे 15(1) के बारे में तो 15(1) बोलेगा कि भाई स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। 15(2) बोलेगा कि भाई प्राइवेट भी जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। 15(3) ये बोलेगा कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 15(4) जो है ये बोलेगा आपसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। 15(5) जो है ये आपसे बोलेगा क्या, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको 27% रिजर्वेशन जो है दिया गया है आईआईटी और आईएम के अंदर। 15(6) जो है ये बात करेगा ईडब्ल्यूएस के बारे में, और जब हम ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे तो ये ऐड हुआ था किसके थ्रू, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यहां तक जो है कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे 16 के बारे में। 16 में भी जो है सबसे पहली बात करी गई है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके बाद डिसेंट हो जाएगा, और हमें देखने को मिलेगा क्या, प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस और डिसेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे 16(3) तो 16(3) में ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास प्रोविजन है कि भाई वो लॉ बना सकता है रिलेटेड टू रेसिडेंस। 16(4)A और 16(4)B। 16(4) बात करेगा रिजर्वेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। 16(4) बात करेगा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बारे में, और 14B बात करेगा कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी के बारे में। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे 16(5) में रिलीजन का बेसिस बन सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट्स, और 16(6) जो है ये बात करेगा किसके बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में जो है ये हमें बात करता हुआ देखने को मिल जाएगा। फिर हम जब बात करेंगे आर्टिकल 17 के बारे में तो हम बात करेंगे अनटचेबिलिटी के बारे में। फिर जब हम बात करेंगे आर्टिकल 18 तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 19 की जब हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे 6 चीजें देखने को मिलेगी। 19(1)A के अंदर हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे असेंबली और एसोसिएशन, असेंबली। उसके बाद हम बात करेंगे एसोसिएशन, फिर हम बात करेंगे मूवमेंट, फिर रेसिडेंस, और लास्ट में हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसके अंदर हमने ये भी समझा कि भाई गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है कहीं कहीं पे उसको जरूरी नहीं है कि उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 3 चीजों के बारे में बात करेगा। द फर्स्ट इज नो एक्सपोज फैक्टो लेजिस्लेशन। किसने, कौन से लॉज में, तुम्हारे क्रिमिनल लॉज में, सिविल लॉज में जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे नो डबल जियो पार्टी, और लास्ट हम बात करेंगे नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और हम यहाँ पे बात करेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो ये वाला जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहां से लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से जो है हमें देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे 22 हो गया। 23 बात करेगा किसके बारे में, ये बात करेगा ह्यूमन ट्रैफिक एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में। अब हमें ध्यान में रखने की जरूरत यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 21 जो है ये बात करेगा किसके बारे में, बॉन्डेड लेबर के बारे में। फोर्स लेबर वहां पे और फोर्स लेबर यहाँ पे, और बॉन्डेड लेबर जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलेगा। 24 जो है ये बात करेगा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर, जो कि कैटेगराइज करेगा काम को हजार्डियस और नॉन हजार्डियस वर्क के अंदर। जब हम बात करते हैं नॉन हजार्डियस के अंदर मतलब सेफ्टी कंडीशन की प्रॉब्लम है या फिर एनवायरमेंट जो है वो आपका सेफ नहीं है। और ये जब हम बात करते हैं हजार्डियस के बारे में तो मैंने बोल दिया, नॉन हजार्डियस में आप देखोगे कि चाइल्ड आर्टिस्ट जो है दे आर बीइंग एम्प्लॉयड फॉर दीज वर्क्स। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 25 के बाद हम बात यहां पे करेंगे राइट टू रिलीजन के बारे में। 26 ये बात करेगा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में।
27 बात करेगा टैक्सेस के बारे में कि भाई कोई भी जो है ही इज नॉट बाउंड टू गिव टैक्सेस टू प्रमोट हिज और हिज रिलीजन। 28 जो है यहां पे बात करेगा किसके ऊपर, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। और इसी के तहत हमने देखा कि भाई इंस्टीट्यूशंस को कैटेगराइज कर दिया है किसमें, फोर टाइप्स में जो है कैटेगराइजेशन आपका हो रखा है। फिर हम बात करेंगे 29 में बात 29 और 30 हम यहां पे बात करते हैं माइनॉरिटी एंड कल्चरल राइट्स। पर ध्यान देने वाली चीज यहां पे यह है कि नैरोली इंटरप्रिटेशन करा गया है माइनॉरिटी, पर एक्चुअली में है ये क्या, मेजॉरिटी के लिए भी जो है देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है बनाई जा सकती है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम यहां पे बात करेंगे 31A को लेके। 31A यहां पे आपसे बात करेगा 5 लॉस के बारे में, और यूनियन से ये बात करेगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 31B जो है ये बात करेगा 9 शेड्यूल के बारे में, और 31C जो है ये आपसे बात करेगा यस कि भाई 39B और 39C की जो प्राइमेसी होगी वो हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से होगी। फिर हम बात करेंगे 13.2 के बारे में। जब हम बात करेंगे 13.2 के बारे में तो हमें बात करना पड़ेगा रिट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। रिट ज्यूरिसडिक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा था हिबियस कॉर्पस, फिर हमने पढ़ा था मैंडेमस, फिर हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन, फिर हमने पढ़ा था सर्शोररी, फिर हमने पढ़ा था क्वो वारंटो। जब हम बात करेंगे इसके बारे में हिबियस कॉर्पस के बारे में तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिटेंशन के बारे में कि भाई डिटेंशन जो है वो कैसा नहीं होना चाहिए, इलीगल डिटेंशन जो है वो नहीं होना चाहिए। मैंडेमस के बारे में जब बात करेंगे तो हम समझेंगे कि एक डायरेक्ट एक्टिविटी, प्रोहिबिशन डायरेक्ट इनएक्टिविटी, ठीक है ना। और यहां पे इसकी लिमिटेशन क्या है, क्वेसी एंड जुडिशियल बॉडीज। यहां पे क्वेसी एंड जुडिशियल बॉडीज प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव, कब, जब ये राइट्स को क्या कर देगा, ये राइट्स को इंटरफेयर कर देगा। सर्शरी के अंदर हम ये बोलेंगे कि भाई जब मैटर जो है आपका सॉल्व हो जाएगा और इसका नेचर कैसा होगा, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव। यहां पे जो है इसका जो नेचर होगा ये हो जाएगा ओनली प्रिवेंटिव, ठीक है ना। और क्वो वारंटो बात करेगा लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द पब्लिक ऑफिस। फिर हम बात करेंगे 33 के बारे में। तो 33 में हमें ये समझ में आएगा कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है कि जिसकी वजह से वो लिमिट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स की। और किनके, तुम्हारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, या फिर आप बात करो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, या फिर आप बात करो पुलिस के बारे में, या फिर आप बात करो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में। 13.4 जो है ये बात करेगा मार्शल लॉ के तहत। और मार्शल लॉ में हम ये समझेंगे कि जो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन है वो वहां पे लिमिट हो जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझने वाली चीज है कि मार्शल लॉ जब हम बात करेंगे तो इट इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब यह है कि भाई कौन कौन से प्रोविजंस के तहत हम यहाँ पे मार्शल लॉ लगाएंगे ये क्लैरिटी हमें नहीं है। पर उसके ऑपोजिट में जब हम बात करते हैं इमरजेंसी के बारे में तो इमरजेंसी के जो प्रोविजंस हैं ये डिटेल्ड में जो है दे रखा है। और लास्ट हमारा है 35 के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे 35 के हम यहाँ पे बात करेंगे कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि भाई जो लॉ को ध्यान में रखते हुए वो फंडामेंटल राइट्स को एप्लीकेशन या एप्लीकेबल बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया। एक आर्टिकल हमारा मिस हुआ है वो है आपका आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के तहत हमें यह ध्यान में रखने की जरूरत है दो चीजें, वन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, दूसरा इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 22(1) बात करेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, 22(2) बात करेगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। जब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव के बारे में तो कुछ राइट्स जो है वो हमें मिलेंगी और उस राइट्स के तहत जो है वी हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। जर्नी टाइम के अंदर जो है आप जर्नी टाइम विल नॉट बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा एडवाइजरी बोर्ड, और ये एडवाइजरी बोर्ड जो है इसके परमिशन के बिना 3 मंथ्स का एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। बट पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं लॉ बना के और उसमें ऐसे सर्कमस्टांसेस या प्रोविजंस को डाल के। हो गया सर, चलिए आगे। और कुछ डाउट?